जहांगीरपुरी में आपने देखा, वही सब बिहार शरीफ में भी हुआ। एक जुलूस निकल रहा होगा, धार्मिक जुलूस, उसमें ये अपने लोग, ट्रेन लोग, और अब इसके सबूत भी हमें मिल गए बिहार में भी। यहाँ तो हैं ही हमारे पास, दिल्ली में, बिहार के सबूत भी हम लोगों के हाथ लग गए। तो एक पीसफुल जुलूस निकल रहा है रामनवमी का, उसमें ये आतंकवादी, ट्रेंड आतंकवादी, जो एक ही तरह से ट्रेंड होते हैं, एक ही जगह के, एक ही तरह के हथियार होते हैं उनके पास, एक ही तरह के उनके नारे होते हैं, एक ही तरह के गमछे होते हैं और एक ही तरह का मेथड होता है। उन्होंने हमले किए, और हमले शुरू होने के देखिए कितनी अच्छी बात है, वहाँ पे कि जो डीएम थे वहाँ के, उन्होंने एक पीस कमेटी बनाई थी, अमन कमेटी। उसमें जो लोग वहाँ बैठ के रिसीव कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के, और पानी भी पिला रहे थे, वहाँ से पानी पीने की जगह है वहाँ पे आए एक कब्रिस्तान के बाहर, उनके ऊपर आके उनसे पहले कहा कि जय श्री राम के नारे लगा, और वो जब, और तुरंत उनके ऊपर तलवारों से हमला कर दिया। ऐसे शुरुआत हुई है। उसके बाद मस्जिद में आग, उसके बाद मस्जिद में हमला, उसके बाद मदरसे में आग, उसके बाद दुकानों पे आग, चुन चुन के मुस्लिम समुदाय की जगह दुकानें जलाई गई, और कुछ नॉन मुस्लिम समुदाय की बहुत गिनती की प्रॉपर्टीज़ भी जलाई गई। अब वो जानबूझ के साजिश का हिस्सा थी या उन्होंने बेध्यानी में जला दी, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यही है कि जैसे दिल्ली की पुलिस जहांगीरपुरी में कर रही थी, और ये बहुत सबसे शॉकिंग बात मुझे लगी, तब मुझे ये समझ में आया कि जैसे दिल्ली की पुलिस पिछली बार जहांगीरपुरी में, दिल्ली के जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो वायलेंस हुआ उसमें दिल्ली पुलिस के बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी किस तरह से शामिल थे इन आतंकवादियों के साथ। जैसे नंदकिशोर गुर्जर अपने पूरे लोग आतंकवादी भर भर के लाए थे यहाँ पे, और उन्होंने अपनी बाद में सुंदर नगरी में पिछले साल एक सभा में माना भी कि मैं 2,500 लोग लेके आया था। नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी एक सुंदर नगरी दिल्ली की स्पीच में यह कहा है कि हम 2,50,000 लोग दिल्ली की हिंसा में लेके आए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो लोकल डीएम, यहाँ तक के आरजेडी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनका होटल भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। जो दिल्ली में होता था जहांगीरपुरी में जैसे हुआ कि इस तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिखी गई, वही गतिविधि सारी बिहार शरीफ में भी वहाँ के डीएम ने, वहाँ के एसएसपी ने, वहाँ के एसपी ने, वहाँ के एसएचओ ने इस तरफ के लोगों की एफआईआर ही लिखने से मना कर दिया। बहुत मेहनत और लंबी मुशक्कत के बाद भी लिखी गई। दूसरी बात, नामजद एफआईआर लिखने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने बजरंग दल का नाम लिख के एफआईआर कराने में कामयाब हो गए। तो नीतीश कुमार जी को सबसे पहले, और अब जो है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है आज भी वहाँ पे। पहले तो मैं वहाँ गया तो वो मस्जिद को रिपेयर करने के लिए वहाँ कॉरपोरेशन के लोग आए हुए, तो मैंने जाके पूछा ये क्या हो रहा है, ये तो अपराध मिटाना है, ये तो 201 है। तो हमने जाके वो मस्जिद की जो कंस्ट्रक्शन सरकार का कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट ज़बरदस्ती कर रहा था मस्जिद की कमेटी की परमिशन के बगैर, उनकी विरोध के बगैर, वो रुकवाया। फिर अधिकारी और प्रशासन अधिकारी इस बात की ताकत लगा रहे थे कि ये जो मदरसे में जले हुए किताबें पढ़ी हैं इनको हटा दिया जाए और इसकी साफ़ सफाई कर दी जाए, और हम इसके ऊपर पैसा खर्च करके इसकी रिनोवेशन करा देते हैं। ये भी सबूत मिटाने जैसा काम है। सबूत मिटाने में यानी कि लोकल प्रशासन शामिल है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझ गया हूँ कि ये अमित शाह जी की जो वहाँ पे विजिट थी, और जो लोकल प्रशासन के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, भ्रष्ट कहूँ या उन्हें वो आरएसएस और बीजेपी के वो प्लांटेड अधिकारी या उनका समर्थन करने वाले अधिकारी थे, वो पूरी ताकत इस बात की लगा रहे हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार जी की सरकार की बदनामी हो। पूरी ताकत लगा रहे हैं इस बात के लिए, और इस बात के लिए भी पूरी ताकत लगाई जा रही है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सरकार का नाम बदनाम हो, तेजस्वी यादव जी की सरकार, जो सरकार है डिप्टी सीएम है, उनका नाम बर्बाद हो। और नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को मैं ये अब कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ध्यान से अपने चारों तरफ देख लें कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा जो मैं ग्राउंड पे देख के आया हूँ वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे हो। ये उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है, ये मैं अपने समझ से कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इन चाणक्य अमित शाह जी की चालों का नुकसान तो नीतीश कुमार जी को, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी हैं, उनकी छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए, और इस सारे षड्यंत्र को रच के, इस आतंकवादी घटना को रच के भारतीय जनता पार्टी को वोट्स जो है बिहार में पोलराइज करने के लिए। बंगाल में भी यही पॉलिसी है ममता बनर्जी जी के खिलाफ, और बिहार में भी यही पॉलिसी है, और इसी तरह की पॉलिसी आपने तमिलनाडु में भी देखी है। वहाँ एक डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे तमिल भाषी लोगों के खिलाफ हिंदू भाषी लोगों को किया जा रहा है, मतलब हिंदी भाषी जो बिहार के लोग हैं। यही साजिश मनीष कश्यप जो अरेस्ट हुआ था, कमोबेश इसी तरह की आतंकवादी साजिश में वो भी शामिल था, और ये सब चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे ही हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा चाइना और पाकिस्तान को ही होगा भारत की कमज़ोरी होने से। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी की सरकार जो सबूत मैं इकट्ठे करके लाया हूँ वहाँ से, आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी संगठन है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, उनके एक ऑफिस भी है वहाँ पे मेन रोड पे, मैं ये भी देख के आया हूँ। उसके नीचे जो दुकान है वो उस दुकान को भी लूटा गया, उनके ऑफिस के एकदम नीचे बजरंग दल के ही कार्यकर्ताओं ने, और एक बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं कश्यप नाम से कुछ, वो दिल्ली जो बिहार के बजरंग दल के हेड हैं,
वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छुट के आए थे इन्हीं गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से, इसी तरह की आतंकवादी गतियों में लिप्त होने की वजह से। उन्होंने आते ही इस जो रामनवमी का जुलूस हुआ है उसमें भी उनकी मौजूदगी थी और वो भी उसमें शामिल पाए गए हैं, वो भी सबूत में इकट्ठे करके लाया। सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा सबूत हैं, और भी दूसरे सबूत मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता। मैं सिर्फ नीतीश कुमार जी से और बिहार सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, और ये भी उससे पहले कहना चाहता हूँ कि अगरचे नीतीश कुमार की जी की सरकार हमारी मदद करेगी तो हम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के जो ये कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ इस आतंकवाद की घटना का आतंकवादी मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब बहुत आसानी से हो जाएंगे। और आतंकवाद की इस घटना पे और आतंकवादी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कराने के लिए बजरंग दल को, क्योंकि दिल्ली में भी वही मौजूद थे, यूपी में भी वही मौजूद होते हैं हर जगह इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में, और दूसरी जगहों पर भी मौजूद होते हैं, तो हम इन सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कराने में भी बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे अदालतों और कोर्ट के माध्यम से, अगर नीतीश कुमार जी की सरकार हमें मदद करेगी। और मदद हमें क्या चाहिए होती है? मदद हमारी सिर्फ यह है कि किसी एक पक्ष का पक्षपात नहीं करना है, कोई भी पक्षपात नहीं करना है। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, वही कड़ाई से पालन करना है। कुछ ईमानदार ऑफिसर्स की एसआईटी बना दें नीतीश कुमार जी, और क्योंकि इसमें एमएलए भी इन्वॉल्व है लोकल, और एमपी साहब तो खुद अमित शाह जी गए थे वहाँ पे, वो एमपी हो गए, तो 120 भी धारा इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना उनके ऊपर कि वो तुरंत वहाँ कैसे पहुँच गए और इस प्रकार की भद्दी भाषा का, एग्रेसिव भाषा का प्रयोग क्यों किया उसी घटना चक्र का फ़ायदा उठा के, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये एमपी एमएलए कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि फास्ट ट्रैक तरीके से होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में ख़त्म, सबूत तो हम ही दे देंगे सारे, इसको आतंकवादी जो इन्होंने अपराध किया उसके सारे सबूत हम ही दे देंगे, और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी तो उसके पास और ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा सबूत आ जाएंगे। केस साबित करने के सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। आज वहाँ के लोगों ने भी हमें वकील बनाने के लिए वकालतनामे साइन हो रहे हैं, तो हम तो अपने आप करेंगे ही कानूनी कार्रवाई से। अगर सरकार मदद करेगी तो ये चुटकी बजाते हो जाएगा काम, और पूरे देश को छुटकारा मिलेगा। मैं तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके पास एक बहुत ही अच्छे नेता हैं लालू यादव जी, उनकी सलाह पे चलेंगे तो वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हिंदू राष्ट्र बनने की जो कार्रवाई थी, जो रथ यात्रा के द्वारा अडवाणी जी कर रहे थे, उन्होंने उसको रोका था, और 10 से 12-13 साल के लिए ये जो उनका जो घटना चक्र रुका था, पोस्टपोन हुआ था, वो लालू यादव जी की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने वो रथ यात्रा, उन्होंने कड़ाई से कानून का पालन किया। वही हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, सबूत हमारे पास हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अच्छी करेगी तो बहुत ही आराम से सबूत और भी आ जाएंगे। और ये आतंकवादी संगठन और इनकी आतंकवादी घटनाएं, जिसमें प्रेस के लोग भी जो टीवी पे शामिल हैं, जो आधी अधूरी खबर दिखाते हैं, वो भी इसमें होंगे, जो उनके स्पोक्स पर्सन जो इंटेलेक्चुअल्स की शक्ल में आते हैं, जो इन घटनाओं को डिफेंड करते हैं, वो पुलिस के और सरकारी अधिकारी जो इस आतंकवादी संगठन का एक हिस्सा है, वो भी पकड़े जाएंगे। सबके सबूत हम इकट्ठे कर लाएं, और जो इनके पीछे बैठे इनके मास्टर ट्रेनर्स हैं आरएसएस के नागपुर में हेडक्वार्टर में आरएसएस के, वो भी 120B में इस गतिविधि में लिप्त पाए जाएंगे, और उन सभी के खिलाफ पूरे देश को बहुत बड़ी निजात मिलेगी। और पाकिस्तान और चाइना के जो गंदे इरादे हैं देश को हमारे मज़हब के नाम पे लड़ाने के लिए, हिंदी भाषी को, साउथ को नॉर्थ वालों से लड़ाने के लिए, ये जो साजिश चल रही है, और एक अच्छा कदम स्टालिन साहब ने भी लिया है NSA लगा के, वो जो मनीष कश्यप है उन पे, बिहार में हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, तो बिहार में मैं एक ही सलाह दे के बात क्लिंच करना चाहता हूँ। अभी AK एंटनी जी के बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की है। ये बात जब AK एंटनी की रिपोर्ट आई थी, ये बात हमने कांग्रेस हाईकमांड को, तब मैं कांग्रेस में ही था, बताई थी, बहुत ही साफ तौर पे बताई थी कि AK एंटनी साहब आरएसएस के टच में हैं। आरएसएस के इशारे पे उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट दी थी जिसमें कांग्रेस की मेजर पॉलिसी चेंज हुआ था। जो माइनॉरिटी तुष्टीकरण के खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी ना, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, आप सबको याद होगा, वो AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आरएसएस के इशारे पे और उनके कहने पे आई थी, और आज उसका सबूत बिल्कुल सामने आ गया। 2 दिन पहले उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आज भी कांग्रेस में भी और नीतीश कुमार जी की सरकार में भी उन्हीं के बहुत क्लोज लोग, जिन पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो आरएसएस के पेरोल पे हैं, आरएसएस का काम कर रहे हैं। अगर हम अपने यहाँ अंदर के गद्दारों को, कुछ गद्दारों का पॉइंट आउट, मैं अपने यहाँ के जो सीनियर मजहबी रहनुमा है उनमें से भी मुट्ठी भर लोगों को पॉइंट आउट कर चुका हूँ, ये आरएसएस के दलाल है। वैसे ही दलाल सरकारों के अंदर उन्होंने घुसा रखे हैं, सरकारी अफसरों के जैसे, और बहुत बड़े बड़े उनके जो सलाहकार हैं, वो भी सब आरएसएस के जो दलाल हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। हमारी आधी लड़ाई तो इसी से सॉल्व हो जाएगी कि आरएसएस के दलाल हमारे सभी नेता ढूंढें, उनको आइडेंटिफाई करें। और नीतीश कुमार जी को तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वहाँ पे खुद भी है कि कितना बड़ा उनके ऊपर प्लांट था, एक है ना, एक क्या नाम है उनका, शांत किशोर, वो आरएसएस के प्लांट थे ना नीतीश कुमार जी के ऊपर, कितना नुकसान किया नीतीश कुमार जी का उन्होंने, और नीतीश कुमार जी उनकी पूरी सलाह पे चलते। तो आरएसएस इतनी चालाक एक संगठन है जो सरदार पटेल साहब को धोखा देके अपना बैन हटवा सकती है, ये कह के कि हम आज तक
आज के बाद कभी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे और अब भारतीय जनता पार्टी में उनका एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है, संगठन मंत्री होता है भारतीय आरएसएस का, और सारी पॉलिटिक्स, और हर बीजेपी का मेंबर आरएसएस का भी मेंबर होता है। तो इस प्रकार की धोखेधड़ी से बहुत होशियार रहना चाहिए। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जी के साथ और दूसरे भी हैं अभी, और जो तेजस्वी यादव जी हैं उनके साथ भी हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करें। ये एक ऐसा काम है जो सीधा सीधा बिहार सरकार के ऊपर आरएसएस का हमला है। सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार जी का करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग वो चाहते हैं कि इस साजिश को बेनकाब करें और इसको नाकाम करें। यही बात मैंने आपको बताने के लिए आज बुलाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। आपने कहा अमित शाह जी गए बिहार, तो वहाँ पर जाकर के लोगों को शायद जितने भ्रष्ट अधिकारी थे वो मिल गए, आपने कहा, लेकिन बिहार का सीएम नीतीश कुमार है, अमित शाह नहीं है। वहाँ की पुलिस किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? नीतीश कुमार की। आपकी बातों से लग रहा है कि आप नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही लग रहा है आपको, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। उनको जवाब भी नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते, जवाब भी है ना उनकी तो जवाब भी बनती है ना, क्योंकि मदरसे जलाए गए हैं, कुरान जलाया गया है, या एक समुदाय का भावना आहत हुई है, तो कम से कम जवाब भी तो बनता है। वहाँ पर जाते, वहाँ पर गए तक नहीं है, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी से खुश कर रहे हैं मुसलमानों को। देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा है ना, पहला काम हमारा क्या है, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारी तो कोई राजनीति से मतलब नहीं है। पहली कोशिश मेरी क्या है कि मैं नीतीश कुमार जी को बचाऊं, क्योंकि वो मोदी जी और इस आरएसएस संगठन के खिलाफ हैं। क्यों सर? एक घंटे में कंट्रोल कर सकते रहे हिंसा को। सीएम है, बिहार का सीएम है, तो सेक्युलर स्टेट माना जाता है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। एक हमारा फ़र्ज़ है जो हम निभा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनके अफसर जो हैं उनके चारों तरफ, वो उनको गुमराह कर रहे हैं, उनसे ऐसा काम करा रहे हैं जो उनके ही खिलाफ जाएगा। अगर वो नहीं समझते तो हम तो दिल्ली में ये काम कर रहे हैं ना, पुलिस ऑफिसर और सरकारी अफसर और अमित शाह जी के खिलाफ खुद हमने मुकदमा कर रखा है, दिल्ली दंगों का, कपिल मिश्रा के खिलाफ, नंदकिशोर गुर्जर के। तो हम नीतीश कुमार जी का भी नंबर आ जाएगा। फिर हम सच्चाई की राह से पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको चेताएं। मैंने कहा है ना, अब उनको सारे सबूत चाहिए तो मेरे पास है, ले लें। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं करते तो हम इंसाफ के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। हम फिर नीतीश कुमार जी के अफसरों को भी और खुद नीतीश कुमार जी का भी नंबर आएगा इस केस में, अगर वो अब भी चेतते नहीं है। आपकी बातों से लग रहा है कि बिहार की पुलिस नीतीश कुमार की ना सुनकर के अमित शाह की सुन। कुछ अफसर ऐसा कर रहे हैं, जो उनके कुछ अफसर ऐसा कर रहे हैं, मैं सबूत इकट्ठे करके लाया हूँ। और उनके चारों तरफ जो है ना, जो उनके एकदम नेक्स्ट डोर जो लोग हैं, उनके भी सबूत मेरे पास आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके हाईएस्ट ऑफिसर को फ़ोन करके जब वहाँ हो रहा था बताया, कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसे जाफरी साहब थे ना, वो गुजरात में, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी जी, यहाँ अहमद पटेल साहब को दिल्ली में सबको फ़ोन करके बोला था, लेकिन वो नहीं रुका था। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। मैं सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं आराम से, मेरा पहला कर्तव्य, मैं कोई दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ जो मना करूँगा। मैं बिल्कुल पूरी ताकत लगाना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी की मदद हो, और जो असली मुजरिम है, जो उनको धोखा दे के या उनको बरगला के या उनको गलत रास्ते पे ले जाके ये काम करा रहे हैं, वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। सरकार चली जाएगी और प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, जो हम सब लोग भी चाहते हैं कि कोई ऑपोजिशन का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। हम तो दिल से, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारी मजबूरी होगी, हम उनके खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन सच्चाई का रास्ता नहीं। सर, यही दूसरे राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है, अगर वहाँ पर बिहार जैसा हिंसा अगर होता है, जिस तरीके से मदरसा जलाएगा, मस्जिदों को तोड़-फोड़ किया गया, जिस तरह कुरान जलाया गया है, तो ये जितने सेकुलर नाम, यहाँ सेकुलर पार्टियां जिनका नाम ले रहे हैं आप, इनके पेट में उबाल आ जाता है, दर्द होने लगता है, और ये लोग बिल्कुल सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन अभी खामोशी इख्तियार किए हुए, अभी खामोश, तो क्या दर्शाता है ये बताइए। भरोसा किस पर करें? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मुसलमान जलाया जाता है, कहीं उनकी हदीसों में कुरान को जलाया जाता है। मुसलमान ही नहीं, SC ST OBC दूसरे माइनॉरिटी के लोग अपनी लीडरशिप जितनी जल्दी बदलेंगे, उतने ज़्यादा भरोसेमंद लोग आएंगे। ये मैं एक बार नहीं 20 बार कह चुका हूँ। लेकिन जो आज के हालात हैं, उसमें हमें किसी प्रकार से जो देश को ख़त्म करने के लिए एक साजिश चल रही है, उसको रोकना है। साथ के साथ इंसाफ की लड़ाई भी लड़नी है। दोनों में से एक सेकंड, दोनों में से कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे हम। देश को खत्म करने के लिए नहीं, मुसलमानों से ज़्यादा वो देश के दुश्मन है। आप समझ लीजिए इस बात को। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, मुसलमान सिर्फ निशाना है। असली उनका हमला जो है ना, मनुस्मृति लागू करने का। मनुस्मृति में किसका नुकसान होगा वो बता दीजिए आप मुझे। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? शुरू से तो मुसलमानों का नुकसान होता हुआ आया है। मनुस्मृति से किसका? इसके लिए तो मनुस्मृति आज तक इतनी मजबूत है, इसके लिए तो जो हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम रूलर्स रहे 800 साल तक, वो भी जिम्मेदार है ना। एक फरमान से खत्म कर देते। मनुस्मृति सबसे बड़ी दुश्मन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, OBC की। तो मनुस्मृति की जो मानसिकता है वो उसकी दुश्मन है। तो मुसलमान तो एक बहाना बने हुए ना। अच्छा, पाकिस्तान भी इसलिए बनवाया था कि मुसलमानों को बहाना बना के मनुस्मृति लागू कराई जाए, हिंदू राष्ट्र बना जाए। 2025 का मिशन क्या है उनका? हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र मतलब मनुस्मृति लागू कराने का। मुसलमान तो सिर्फ 15% है ना, उनका पेट सिर्फ 15% की सारी प्रॉपर्टी भर लेने से नहीं भरता। उनका पेट जब भरता है कि उनके अलावा सब उनके गुलाम हो, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, किसी के पास कोई हक ना हो। मनुवादी मानसिकता का पेट तभी भरता है। तो 15% का सब कुछ भी लेके उनकी तो दाढ़ भी गर्म नहीं होगी। आप समझिए असली साजिश को। असली निशाना शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, OBC हैं।
मुसलमान तो एक रास्ता है, बहाना है, क्योंकि इसकी वजह से वो सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, सबको बरगला सकते हैं। आज एक ऐसे जो तंत्र में फंसा दिया ना पॉलिटिकल, कि कोई भी जो पार्टी आरएसएस और उसके खिलाफ है वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है, सच नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए तो सबका ये हाल हो रहा है। साउथ में देखिए आप, जो साउथ में आप इनको देखिए, स्टालिन साहब को, वो कामयाब है ना, क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते पे है, वो बिल्कुल इनको वो सीधा बोल रहे हैं हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे, गेट आउट। उन्होंने एनएसए लगाई। ये जो मनुवादी मानसिकता का आरएसएस का एक जो आतंकवादी था, उन्होंने एनएसए लगाई ना, किसी और ने तो एनएसए नहीं लगाई। नीतीश कुमार जी को आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, नहीं करेंगे, उनका खुद का सबसे बड़ा नुकसान होगा। इन सब के खिलाफ सबूत मैं दूंगा। अब तो मैं इतने सबूत एक दिन में ले आया हूं, मैं वहां 10 दिन जाके बैठूंगा, 1 महीना जाके बैठूंगा, सारे सबूत बिहार में से दे दूंगा।